दोस्तों नमस्कार। राजनीति का ये दौर अनूठा है। इस दौर को परखने से पहले दो बातें समझ लीजिए। ये दौर सिर्फ कांग्रेस के रिवाइव होने का नहीं है। ये दौर कांग्रेस के सामने बीजेपी के खड़े होने भर का भी नहीं है, या फिर एक दूसरे के सामने दोनों खड़े हो जाएं और ये गीत गूंजने लग जाए कि एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। यह स्थिति मौजूदा वक्त में बदल रही है। नई परिस्थितियों में एक तीसरे फ्रंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, यानी एक थर्ड फ्रंट ऐसा जो बीजेपी के इशारे पर चले। इस देश के भीतर जो छत्रपों की कतार 2024 में कांग्रेस के साथ हुआ करती थी, और अगर आंकड़ों के लिहाज से समझें तो हर कोई जानता है, अगर 25 सीटें कम हो जाती बीजेपी की और 25 सीटें बढ़ जाती कांग्रेस की, यानी कांग्रेस 125 सीट पर आ जाती और एक झटके में बीजेपी सिकुड़कर 215 पर अटक जाती। परिस्थिति इस देश में बदल चुकी होती और इसका पूरा ज्ञान बीजेपी को है। लेकिन अगला सवाल उससे कहीं बड़ा है। पहली बार बीजेपी और संघ के भीतर भी यह आकलन तो जरूर हो रहा है, राहुल गांधी को रोकना मुश्किल है। और राहुल गांधी के दौर में कांग्रेस के निशाने पर हर वो इंस्टीट्यूशन है, हर उस इंस्टीट्यूशन की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठे हुए नौकरशाह हैं। इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक है, और बात उसके आगे की तो आरएसएस या कहे संघ परिवार, वह भी तो निशाने पर है। और कांग्रेस के भीतर जो भी संघ से लड़ता है उसको पदोन्नति यानी प्रमोशन मिल ही जाता है। और राहुल गांधी को इस दौर में रोकना मुश्किल हो चला है, तो उससे टकराएगा कौन? क्योंकि राहुल गांधी जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वह मोदी काल है, और मोदी की अपनी छवि 12 बरस तक बहुत बन चुकी है। अब बनने के बाद वो ढलान पर होगी। भारत की इकोनॉमी ढलान पर है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि ढलान पर है, भारत की कूटनीति और भारत की अंदरूनी राजनीति में समाज और संस्कृति को लेकर उठने वाले सवाल सत्ता के सामने हाशिए पर हैं। तो वो कौन सा चेहरा होगा जो राहुल गांधी को काउंटर कर सके बीजेपी के जरिए? ये छवि अमित शाह में नहीं है। अमित शाह की छवि चाहे अनचाहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ जाती है। तो ये छवि किसमें है? ये करिश्माई छवि क्या योगी आदित्यनाथ में है? क्या देवेंद्र फडणवीस में है? क्या शिवराज सिंह चौहान में है? छवि जो भी गढ़ना चाहे गढ़ ले, लेकिन ताकत इस वक्त अमित शाह के पास है। देश भी वही चला रहे हैं। तो फिर वह अगर करिश्माई छवि के साथ नहीं है तो पूरे सिस्टम को तो अपने हाथों में उन्होंने इस दौर में दबोच ही रखा है। तो क्यों नहीं एक राजनीतिक प्रयोग की दिशा में बीजेपी को बढ़ जाना चाहिए और उसकी कमान अमित शाह के हाथ में होनी चाहिए? तो क्या इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी टूटी लेकिन उसे बीजेपी में शामिल नहीं किया गया? क्या इसीलिए शिवसेना दूसरी बार टूटी और वो निकलकर उस पुरानी शिवसेना में चले गए जो शिवसेना पुरानी को तोड़कर नई बनी थी, यानी एकनाथ शिंदे? और क्या यही परिस्थिति आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की भी हो जाएगी? और इन परिस्थितियों के बीच स्टालिन यानी डीएमके भी इंडिया गठबंधन से तो बाहर आ गए। तो क्या पूरे सिस्टम को अपने हाथ में रखकर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी अपने हिसाब से अगर अमित शाह चलाने लग जाएं, तब क्या उन्हें कोई रोक सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद वो नहीं आएंगे? क्या उसी के दो बड़े राजनीतिक प्रयोग हैं इस देश में? वो तमाम क्षत्रप जो कांग्रेस को 125 सीट जीतने की परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो जाते, तो क्यों नहीं उन्हें तोड़कर एक थर्ड फ्रंट बना दिया जाए जो बीजेपी के साथ नहीं होगा लेकिन बीजेपी के इशारे पर होगा। वो बीजेपी के इशारे पर हो या ना हो, लेकिन वो कांग्रेस के साथ नहीं होगा। यानी कांग्रेस को अगर जीतना पड़ जाए इन तमाम राजनीतिक प्रयोग के बाद, तो 2029 में उसे कम से कम 150 सीटों से ज्यादा तो लाना ही होगा। यानी 2024 की जो परिस्थिति थी उससे हटकर एक थर्ड फ्रंट बीच में खड़ा हो जाए। और इसके बाद की परिस्थिति है, क्या यह राजनीतिक प्रयोग अब महाराष्ट्र के बाद सीधे यूपी में आएगा, या महाराष्ट्र के भीतर ही अगला प्रयोग एनसीपी शरद पवार की वह भी टूटेगी? हम आंकड़ों के लिहाज से पहले चलना शुरू करें उससे पहले दो बातों पर गौर कर लीजिएगा। पहली बड़ी बात तो यह है कि जो भी चेहरे अपने आप को बीजेपी के भीतर और संघ के समर्थन के साथ प्रधानमंत्री पद की दिशा में देखते हैं, उन चेहरों को उस दौड़ से हटाना होगा। यह काम कौन करेगा? यह काम भी वही शख्स करेगा, या टकराव की परिस्थिति उसी शख्स के साथ होगी जिसको लेकर संघ में एक संशय की स्थिति है कि अगर यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो यह राहुल गांधी का सामना कर नहीं पाएगा, और हमें उम्र के लिहाज से और आने वाले दौर में संघ की सोच और विचारधारा के लिहाज से जो इस दौर में मोदी काल में खत्म सी हो गई, फिर भी उसे जगाए रखने का और उम्मीद के आश्रय लोगों को जोड़े रखने का प्रयास तो करना ही होगा। शायद यही बड़ी वजह है कि इस दौर में बीजेपी बिल्कुल अलग थलग खड़ी है। बीजेपी के भीतर के हर राजनीतिक प्रयोग के दौर में प्रधानमंत्री मोदी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, और बहुत ही शालीनता के साथ इस दौर में गृह मंत्रालय या गृह मंत्री अमित शाह भी खामोश रहते हैं। जो साइलेंट ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इस तरीके से चलता है कि बार बार तमाम पॉलिटिकल पार्टी टूटकर इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंचे या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लग जाए। और ये परिस्थिति इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर शोर शराबा तो मचाए, लेकिन उस दिशा में उंगली नहीं जा पाए कि आखिर पहली बार ऐसे साइलेंट ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं और उनको करने की जरूरत इस तेजी के साथ दिल्ली को क्यों पड़ गई। सिर्फ एक वजह, राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, वही वजह कि राहुल गांधी को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। या फिर दूसरी वजह, जहां पर आप युवाओं के बीच में फेल हो गए, जहां पर आप इस देश में लाभार्थी योजना के तहत भी बहुमत तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। और इस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और घरेलू और सांस्कृतिक सभी छवियां आपकी खत्म हो गई, तो फिर मामला टेक्निकल है।
वो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, आंकड़ों से जुड़ा हुआ है और उस इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है जिसके राजनीतिक प्रयोग हर जगह शुरू हो गए और आज ये महाराष्ट्र में अमल में ले आया गया। त्या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये धर्मवीर आनंदगे साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार शामिल झालेले आहेत। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस वक्त बीजेपी के भीतर के 3 खिलाड़ी, उसमें एक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसमें एक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उसमें एक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हार के नहीं बल्कि जीत के वह पद छोड़कर दिल्ली में मोदी कैबिनेट में मोदी के कहने पर शामिल हो गए। अमित शाह तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन अमित शाह की राजनीतिक ताकत और सोच के बगैर क्या नरेंद्र मोदी लंबे वक्त तक चल पाते? ये मैसेज शाह गुट का है। ये मैसेज शाह के महकमे से निकलकर संघ से टकरा रहा है और संघ ये मानने को अगर तैयार नहीं है कि अमित शाह में अगर कोई जादुई ताकत नहीं है तो फिर वो ताकत तो है जिसके आश्रय भारत की राजनीति को इस वक्त वो बदल देना चाहते हैं, यानी सत्ता में भी रहें और विपक्ष भी उनके इशारे पर रहे। और अगर इशारा बीजेपी या संघ नहीं समझे तो फिर अयोध्या का राजनीतिक प्रयोग सामने खड़ा है, जिसमें अब आरएसएस को ही तय करना है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद वह क्या कार्रवाई अयोध्या को लेकर करता है। और अयोध्या की कमान सही मायने में छवि के लिहाज से, आंदोलन के लिहाज से और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिहाज से भी योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा है। योगी आदित्यनाथ इस मामले में संघ के लिए मुखौटा नहीं है, वो चेहरा है। मुखौटा अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन वह भ्रम भी लाल कृष्ण आडवाणी का 2009 में बुरी तरीके से तब टूट गया जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर 2009 में चुनाव लड़ रहे थे। उसी वक्त नरेंद्र मोदी चाहते थे कि उन्हें चेहरा बना दिया जाए। अच्छा हुआ 5 साल लेट हो गया। उस दौर में उन्होंने बहुत सारी फील्डिंग नए तरीके से जमा ली। इस दौर में अमित शाह वैसी ही फील्डिंग अपने लिए बना रहे हैं, जमा रहे हैं। और इस फील्डिंग का मतलब यह होता है कि संघ निर्णय ले, योगी आदित्यनाथ को उसी ने मुख्यमंत्री बनाया। मोदी और शाह तो बाकायदा मनोज सिन्हा का नाम दे चुके थे। मनोज सिन्हा सीएम होंगे 2017 में, इसकी जानकारी उस वक्त मुरली मनोहर जोशी को दे दी गई। मुरली मनोहर जोशी ने उस वक्त संघ को जानकारी दे दी। संघ की बैठक केरल में चल रही थी। उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, सूचना दे रहे हैं या फिर राय ले रहे हैं? मुरली मनोहर जोशी ने कहा जानकारी दे रहे हैं, जो हमको जानकारी दी गई। और रातों रात की परिस्थितियां एक झटके में संघ ने बदल डाली और अब रात और दिन का वक्त नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट पीएमओ पहुंच चुकी है। उस रिपोर्ट को लेकर पीएमओ किस तरीके से आगे बातों को बढ़ाए, यह तय गृह मंत्रालय को करना है। और गृह मंत्रालय का मतलब अमित शाह है। और अमित शाह जानते हैं कि लखनऊ की पूरी ताकत जब तक उनकी उंगलियों के इशारे पर नहीं चलेगी तब तक उनके लिए मुश्किल होगी। और यूं भी दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए उत्तर प्रदेश को तो साथ में खड़े होना ही होगा। न सिर्फ साथ खड़े होना होगा बल्कि बार बार इस बात का जिक्र भी करना होगा, हम नहीं आप ही हैं। क्या अमित शाह को लेकर योगी आदित्यनाथ या संघ इस बात को कह पाएगा? योगी आदित्यनाथ तो बीच का रास्ता अख्तियार कर लेंगे, लेकिन संघ जो संकेत की भाषा में कह चुका है कि नहीं नहीं अमित शाह नहीं, तो फिर अमित शाह चाहते हैं ये पाठ संघ भी पढ़ ले। सत्ता नहीं रहेगी तो आपकी घेराबंदी इस देश में कैसी होगी? कर्नाटक से शुरू जरूर हुई है, लेकिन पूरे देश के भीतर वो आपको दायरे में लाकर खड़ा कर देगी। और संघ फैसला ले ले योगी आदित्यनाथ पर। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के सुर भी अब कुछ बदले हुए हैं। वो समझ गए हैं कि दरअसल अब डेवलपमेंट से उत्तर प्रदेश को जोड़ना होगा। वो हिंदू राग खाली नहीं चलेगा जिसके आश्रय वो अयोध्या का जिक्र करते चले जाएं। उन्हें बनारस का जिक्र करना है, मथुरा का जिक्र करना है, हर उस बात का जिक्र करना है जिसके आश्रय डबल इंजन और दिल्ली की महत्ता हर कोई समझने लग जाए। तो क्या वाकई यह पूरी बिसात अमित शाह की हथेली पर रेंग रही है? और उस रेंगती हुई बिसात में दो तरफा पहल शुरू हो गई है। एक आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को लेकर, और उससे पहले जो आज महाराष्ट्र में हुआ, और फिर शरद पवार को लेकर होगा। उससे पहले ममता बनर्जी को लेकर हो गया। उससे पहले केजरीवाल के राज्यसभा के सदस्यों ने भी आईना दिखला दिया। ये तमाम परिस्थितियों के आंकड़ों पर हम आपको लेकर जाएं कि आखिर ये बिसात कैसे, क्यों, किस लिए बिछ रही है। उससे पहले हमें लगता है इस बदलती हुई परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ की बात को सुनना चाहिए। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्साह होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी समझने लगे हैं कि दरअसल पीएमओ कोई निर्देश नहीं देगा, गृह मंत्रालय कोई आदेश नहीं देगा, संघ का ही निर्देश कुछ निकलकर जरूर आएगा। और संघ और दिल्ली में सहमति हो गई तो उत्तर प्रदेश के सियासी हालात एक झटके में बदलते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। तब कौन कप्तान होगा और अखिलेश यादव की सियासत भी किसके भरोसे और किसको टारगेट करते हुए अपने आप को सत्ता तक करीब लाने का प्रयास करेगी, या फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके वो सिर्फ इतना ही कहेंगे उसने साथ नहीं दिया अन्यथा हम जीत जाते। बहरहाल यह तो पटाक्षेप में है, लेकिन उससे पहले की परिस्थिति जरा समझ लीजिए क्यों ये पूरी बिसात बिछाई गई।
2024 के चुनाव को एक क्षण के लिए सामने रखिए। मोदी यानी बीजेपी 240 सीटों पर जीत हासिल उसने की थी। सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर टीडीपी थी 16 सीट और जनता दल यूनाइटेड 12 सीट, यानी ये 28 सीटें अगर आप जोड़ते हैं तो 268 पर पहुंच गए। अभी भी 4 कम था, लेकिन वो कतार बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी का मतलब है कि उसमें तो अगर आप एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी को ही जोड़ दीजिएगा तो 5 सांसद तो वहीं से आ गए, लेकिन उसको भी तोड़ा गया। चचा भतीजे के भीतर लड़ाई हुई, बीजेपी ने भतीजे का साथ दिया, पहले चचा का साथ दिया था। तो यह एक शुरुआती पेच है जहां से बात शुरू होती है, और उसके बाद जो बात आगे निकलेगी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर शिवसेना के पास 7 सांसद जो एकनाथ शिंदे के पास थे, जो एनसीपी के पास एक ही सांसद था, लेकिन ये 8 सांसद टूट कर निकले थे, जो कि शिवसेना टूटी और एनसीपी टूटी, असंवैधानिक तरीके से टूटी, गैर कानूनी तरीके से टूटी। यानी यह एक परिस्थिति है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस 99 सीट पर थी। अगर वो 125 सीट पर होती तो उसके साथ खड़ी समाजवादी पार्टी 37 सीटें, डीएमके 22 सीटें, टीएमसी 29 सीटें, यानी इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही 88 सीटें थी। और उसके बाद अगर आप शिवसेना को नहीं तोड़ते हैं तो शिवसेना के पास, टूटी हुई शिवसेना के पास 9 सांसद, एनसीपी के पास 8 सांसद, यानी आंकड़ा 105 पार कर रहा है। और वहां पर अगर 125 होते तो लगभग एक बराबर की सिचुएशन में आकर खड़े हो जाते। बाकी छोटे दलों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसमें वामपंथी भी हैं, हम उसका जिक्र भी अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन हालातों में अब जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें हुआ क्या? उसमें सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कांग्रेस के साथ खड़ी है, टीएमसी के 29 में से 20 सांसद निकल गए, डीएमके के 22 सांसद कह रहे हैं अब हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं, शिवसेना के जो बचे हुए 9 सांसद उद्धव के साथ थे 6 निकल गए, शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद में से 6 आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। इसके इंडिकेशन शरद पवार की एनसीपी के भीतर से ही आने लगे हैं। बचा कौन? बचे अखिलेश यादव, जिनके पास 37 सांसद हैं और 25 को टारगेट पर विधानसभा से पहले लिया जाए या विधानसभा चुनाव के बाद लिया जाए। यानी एक मैसेज था इससे पहले, आप मोदी के साथ हैं या नहीं हैं। नया सवाल है बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के बगैर हैं। दोनों स्थिति में आप बीजेपी के ही पक्ष में हैं, कांग्रेस का जिक्र यहां नहीं है। इसीलिए अगर आप उस पूरी फहरिस्त को समझना शुरू करें तो हर वो पॉलिटिकल पार्टी सिवाय समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचेगी जो बीजेपी के साथ कभी नहीं रही। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी वो सभी साथ थे, लेकिन इस वक्त आरजेडी सबसे कमजोर है, सिर्फ 4 सांसद हैं। आने वाले वक्त में कितने होंगे कोई नहीं जानता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर है संसद के भीतर, तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 37, जिस पर निशाना तब साधा जाए जब योगी आदित्यनाथ पर संघ फैसला ले ले, और फैसला भी अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में ले। यानी हिंदुत्व की विचारधारा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और उसके आश्रय हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, क्या क्या सपने संजोए गए या क्या क्या विचारधारा को दिखलाया गया सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर। लेकिन एक झटके में सब कुछ टूटते चला जा रहा है। हम आपको एक छोटा सा ग्राफिक दिखलाते हैं, हम क्यों ये कह रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग आज भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले का जो आंकड़ा था वो प्रतिदिन जो मिनिमम गया, जो लोग पैसा चढ़ाते हैं, वो 5 लाख मिनिमम गया है। लेकिन आज की तारीख में वो घटकर 80-85 हजार के पार नहीं जा पा रहा है। दरअसल ये मैसेज है कि बीजेपी ने जिस लिहाज से अपनी राजनीतिक उड़ान को अलग अलग मुद्दों के आश्रय इस देश के अलग अलग वोटरों को अपने साथ खड़ा किया, वो नेशनलिज्म का मुद्दा था यानी राष्ट्रवाद का मुद्दा था, वह उसके हिंदुत्व का एजेंडा था यानी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखी गई, सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद को ओबीसी बतलाते हैं और ओबीसी के वोट साथ में लाने के लिए देश भर के भीतर एक वक्त रामनाथ कोविंद भी अलग अलग जगहों पर बतौर राष्ट्रपति जा रहे थे, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में लाभार्थी योजना भी आई, ओबीसी भी आया, एंटी मुस्लिम भी शब्द निकल कर आया, जिसमें कुछ भी हो जाए लेकिन हम हिंदुत्व को लेकर एंटी मुस्लिम है, ये शब्द भी क्वाइन कर लिया गया बीजेपी के कालखंड में या मोदी के कालखंड में। अयोध्या का मैसेज जो इस पूरे घपले घोटाले के बीच उस छवि को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसमें अब दिल्ली संघ से कह रही है फैसला आप कीजिए। सवाल इसमें यह नहीं है कि चंपत राय बंसल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, या फिर कौन कौन से नाम होंगे। सवाल यह है मैसेज और परसेप्शन क्या होगा। वो मैसेज और परसेप्शन आपको सत्ता में बरकरार रखेगा या सत्ता से हटा देगा। और अगर आप उस परसेप्शन पर नहीं चलते हैं तो हम अपने राजनीतिक प्रयोग जिस दिशा में करेंगे उसमें ना संघ मायने रखेगा और ना ही वो विचारधारा मायने रखेगी। सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा उस सत्ता में जहां सिस्टम हमारे पास है। ये है मोदी शाह की सियासत का वो अनूठा फार्मूला, जिसके दायरे में वही विपक्ष को खड़ा करेंगे, वही थर्ड फ्रंट बनाएंगे। किसे अपने साथ नहीं लेना है, किसे लेना है, वही तय करेंगे। जिनके साथ वो जा रहे होंगे उनका भविष्य भी वही तय करेंगे। अब यहां पर सवाल कांग्रेस का आता है, और कांग्रेस को लेकर एक चिंतन मनन राहुल गांधी के बढ़ते कद को लेकर तो है। युवाओं के भीतर वह हीरो के तौर पर खड़े हो रहे हैं। इस देश के भीतर जनता के बीच उनकी पहलकदमी कहीं जननायक तो उन्हें नहीं बना देगी। इस देश के भीतर अलग अलग मुद्दों के आश्रय अलग अलग खेमे में उनकी मौजूदगी, कॉरपोरेट से लेकर गांव तक के भीतर जो छवि बन रही है उसमें वो शख्स इस देश के सिस्टम में हाशिए पर पड़े हुए उन लोगों को जोड़ना चाहता है जिनकी अपनी पहचान दलित है, अपनी पहचान माइनॉरिटीज की है, अपनी पहचान आदिवासी की है, अपनी पहचान ओबीसी की है, अपनी पहचान गरीब के तौर पर है। उनकी भागीदारी सिस्टम में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो क्या इस मैसेज से और इस पॉलिटिकल कार्यक्रम से लड़ने के लिए बीजेपी और संघ तैयार हैं? और शायद इस चुनौती का आखिरी उपाय